पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी टाइप। इससे पहले हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करी है क्लस्टर ए, या फिर आप उसे टाइप ए कह सकते हैं। इनको क्लस्टर बी, या फिर कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा रहता है आपका टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपकी कौन कौन सी आती हैं? आपकी आती है एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। ये 4 टाइप आपके टाइप बी के अंदर आती है। इसमें से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कौन कौन सी आती है। आपकी सबसे पहले आती है इसके अंदर एंटी सोशल, उसके बाद आपका आता है बॉर्डरलाइन, राइट, बॉर्डरलाइन, उसके बाद आपका आता है हिस्ट्रोनिक, और लास्ट में आपका आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 4 आपके टाइप बी के अंदर आते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं आपकी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अब देखिए एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं, जब हम बात करते हैं क्लस्टर बी टाइप में, तो इनकी 3 चीज़ें जो होती हैं फेमस होती है जिसके लिए जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या रहता है? बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहते हैं। ड्रामेटिक मीन्स कि हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पर ड्रामा करने लग जाएंगे, दैट इज़ ड्रामेटिक उनका बिहेवियर रहता है। उसके बाद इमोशनल बहुत ज़्यादा रहते हैं। इमोशनल, आई होप आप सबको पता हो, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना। या फिर इरेटिक बिहेवियर आप इसे कह सकते हैं, राइट, इरेटिक बिहेवियर। ओके, तो ये 2 इनकी जो बिहेवियर हैं, इन दोनों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म रहते हैं हमेशा, राइट। आइए बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। ए पैटर्न ऑफ द बिहेवियर दैट इज मार्क्ड बाय द डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द अदर। दैट मीन्स क्या है कि वो क्या करते हैं, किसका रिगार्ड नहीं करते हैं, दूसरों के राइट्स का, राइट, उनकी प्राइवेसी का, उनकी किसी भी चीज़ का, या फिर कोई नॉर्मल रूल या रेगुलेशन होते हैं जिसकी आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं। उनका जो बिहेवियर पैटर्न होगा, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तरीके से बात करेंगे। दे विल बी लाइक, क्यों, हम क्यों करेंगे, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। दिस इज़ ए पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, ओके, जो कि वहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल, कहीं भी आप शादी में जा रहे हैं तो, या किसी और फंक्शन में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हो कि हाँ हम जा रहे हैं, सोसाइटी हमें देख रही है इस समय। ऐसा नहीं है कि अगर आप कैपरी में घर में बैठे हो तो आप शादी में भी कैपरी में पहुँच गए हो, राइट, या शादी में कैपरी पहन के जा रहे हो तो अच्छा वाला कैपरी पहन के जा रहे हो, ऐसा नहीं जो घर में आप नॉर्मल डेली यूसेज का पहन के जा रहे हो, ओके। तो जो क्या रहता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड रहता है, या फिर वायलेशन काफ़ी ज़्यादा करते थे दूसरों के राइट का। दे ऑफन प्लेस देमसेल्फ इन ए डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। बार बार वो कहाँ अपने आप को प्लेस कर देंगे, किसी भी डेंजरस सिचुएशन में या फिर रिस्की सिचुएशन में। रिस्की मतलब जहाँ वो रिस्क ले रहे हों बहुत ज़्यादा। एक होता है रिस्क लेना, एक होता है ओवरटेकिंग द रिस्क, यानी कि बार बार एक चीज़ों में जाया जाना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि ये इंडिविजुअल थोड़े सुसाइडल थॉट्स के भी ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो इनको ये भी रहता है कि हाँ हम अभी बार बार रिस्क ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, उसको दाव पर लगा रहे हैं, राइट। दीज इंडिविजुअल ऑफन फेल टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसके स्टैंडर्ड तक वो क्या अपने आप को बिल्कुल नहीं पहुंचा पाते, विच में रिजल्ट इन द रिपीटिव अरेस्ट एंड द क्रिमिनल बिहेवियर। और जब वो वहाँ तक एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या रहता है, बार बार जो पुलिस है या फिर कोई और अथॉरिटी है उनको क्या करती रहती है, अरेस्ट करती रहती है, और उनके क्रिमिनल बिहेवियर क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, राइट। आइए देखते हैं DSM-5 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द DSM-5, ध्यान रखना DSM-5 में हमेशा ये कहा गया 4 या फिर 4 से ज़्यादा कोई भी आपको सिम्टम्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर दिखने चाहिए। अगर 3 है तो वो उस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये मैं हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इनके क्या रहती है, वायलेशन ऑफ द फिजिकल और द इमोशनल राइट ऑफ द अदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या दूसरों के फिजिकल और इमोशनल राइट्स की बिल्कुल भी क्या करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। व्हाट दे सी जस्ट अस। लैक ऑफ द स्टेबिलिटी इन द जॉब एंड द होम इन द लाइफ, बिकॉज जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है एंटी सोशल, राइट, तो बहुत जल्दी एक घुल मिल भी नहीं पाते हैं। उनकी जॉब में क्या रहती है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं रहती, या फिर घर वाली लाइफ में या फिर जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी वो क्या रहते हैं, बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटी सोशल और
यू कैन से स्टेबिलिटी इन द जॉब, दे आर वेरी इरिटेबल मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा अनोइंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि आप किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, अब वो बार बार आपको क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे, ओए यहाँ ये हो, या फिर आपको पेट नेम होगा जो कि बहुत अलग नाम होता है, उससे आपको कॉलिंग करने लग जाएंगे, राइट। तो ये क्या रहते हैं काफ़ी ज़्यादा पार्टी में अनोइंग, दे लाइक कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, राइट। इरिटेबल बहुत ज़्यादा अनोइंग होने लग जाते हैं। एंड अग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर अगर आप उनके साथ वही तरह का मजाक कर दोगे तो बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पर। लैक ऑफ रिमर्स रहता है पूरी पर्सनैलिटी के अंदर, कोई भी इनके अंदर ऐसा नहीं रहता है कि द काइंड ऑफ द सम काइंड ऑफ द शोइंग द स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनका वर्क रहता है, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी पावर है, या फिर जो उनका पोटेंशियल है, वो किसी भी चीज़ को नहीं यूज़ कर पाते और इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपने ही जो वर्क करा है उसके थ्रू। ओके, रेकलेसनेस रहते हैं, रेकलेसनेस। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि रेकलेसनेस और ओडासिटी सेम होती है, राइट। लेकिन रेकलेसनेस क्या रहती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के काम नहीं कर रहे हैं। अब इवन इफ़ यू आर डूइंग द वर्क, राइट, अगर आप जॉब में गए हैं तो आप वहाँ पर जॉब के अकॉर्डिंग नॉर्म्स में फॉलो करना चाहिए। अगर वो ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड में जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग पहुँच गए हो नॉर्मल या किसी और ड्रेस में, तो दैट इज़ रेकलेसनेस, राइट। इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा इनके अंदर रहती है कि लो अभी कर देता हूँ मैं, अच्छा जैसे किसी ने बोला वो सोचेंगे नहीं कि क्या बात है क्या नहीं बात है। सडन रिएक्शन, इम्पल्सिविटी मीन्स सडन रिएक्शन, राइट। दे विल टेक सडन एक्शन, सडन एक्शन, अचानक से एकदम कुछ कहा और एकदम से वो क्या लेने लग जाएंगे, उसका एक्शन लेने लग जाएंगे, राइट। डिसाइडफुलनेस उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है। ए चाइल्ड डायग्नोसिस कंडक्ट डिसऑर्डर, और या फिर आप कह सकते हैं कि एक बच्चा जो कि डायग्नोसिस हो रहा है या फिर उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के, वो भी सेम आपको सिम्टम्स इसके शो करेगा। तो ये यहाँ पर मैंने टोटल 8 लिख रखी है, इसमें से आई होप 5 याद करके आए, 5 एटलीस्ट लिख के आए, ओके, एग्ज़ाम में। लेकिन अगर मैं DSM-5 के बारे में बात करूँ तो 4 या 4 से ज़्यादा जैसी इन करेक्टरिस्टिक मैच हो जाती है वो बंदा पर्सनल इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको कुछ और एक्सप्लेन वे में लिख रखा है। ए पर्सन विद द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज ASPD act without regard to the right or the wrong without thinking about the consequences of their action on the other, कि उसका एक्शन क्या पड़ेगा, ये जो काम कर रहा है उसके क्या कंसिक्वेंसेस लगेंगे, अगर वो सोसाइटी में है सोसाइटी के उसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा, उसके अगर फैमिली है फैमिली के उसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा, उसके लिए सही या गलत कोई नहीं सोचता है वो। और वो क्या करने लग जाता है, इम्पल्सिव में अपने एक्शन को करने लग जाएगा कि नहीं मेरे को ये काम करना है तो मैं ये काम करूँगा। ओके, द अग्रेसिव फीचर ऑफ दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मेक इट स्टैंड अमंग द अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एज इंडिविजुअल विद दिसऑर्डर टेक ए यूनिक टोल ऑन द सोसाइटी। देखिए जैसे कि मैंने बताया, क्या क्या बताया था मैंने, उनकी क्या रहती है, एक रेकलेसनेस, इम्पल्सिविटी, राइट, और क्या क्या मैंने बताया था, डिसाइडफुलनेस। तो ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर आपको क्या बताती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक क्या है, एक एग्रेशन है, इरिटेबल काफ़ी ज़्यादा है वो। और वही काम जब आप उसके साथ करोगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, एग्रेशन में आ जाएगा, राइट। तो इनकी बॉडी में या फिर इस इंडिविजुअल में इतना ज़्यादा एग्रेशन रहता है कि वो सारे डिसऑर्डर से अलग एकदम से अपने आप को स्टैंड आउट कर लेते हैं। और उस गुस्से के कारण, जैसे कि क्या होता है ना, रिवेंज लेना, राइट, रिवेंज से भी काफ़ी ज़्यादा इनका एग्रेशन इतना रहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली पे का कुछ भी बात हो या मेरे पे कोई बात हो, मेरी इसने इंसल्ट कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, राइट। जैसे कि करो या मरो वाली, विद इन अगर बहुत भी छोटा से भी अगर बात होगी तो भी उनके अंदर इतनी ज़्यादा एग्रेशन रहता है कि मैं इसको मार डालूंगा या फिर मैं इसकी फैमिली तक को ख़त्म कर दूंगा, राइट। दे टेक लिटिल टू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने, या फिर जो उनके थ्रू किसी को अगर परेशानी हो रही है उसको भी कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं कि भाई इसमें हमारा आता, नो, राइट। In fact, they will often blame their victim for causing the wrong action or deserving of their fate. बल्कि वो ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है, दूसरे के ऊपर ब्लेम और लगा देते हैं और कहते हैं कि उनके गलत निर्णय की वजह से ये सब हो रहा है और हम सबको ये सब फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो ये था आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म इज ASPD।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग, लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।